ठीक है बेटा, हो गया ये, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? सर मोनोटोनिक का मतलब सर सेम टोन में रहे, मतलब या तो पूरे में डिक्रीजिंग रहे या पूरे में इंक्रीजिंग। सेम टोन में रहे। गुड। हाँ ठीक है बेटा। जो जैसे इससे पहले वाला फंक्शन था जिसमें स्क्वायर लगा था, वो मोनोटोनिक फंक्शन होगा। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब उसका नेचर एक ही रहे। मोनो मोनो जो टर्म लगाते हो ना, मोनो किसके लिए लगाते हो? सिंगल के लिए। ठीक है, बचपन से ही जहां भी मोनो टर्म लगेगा, चाहे केमिस्ट्री वगैरह में लगाते हो मोनो, ट्रायो, तो ये सारी टर्म्स मोनो लगता है वन के लिए। तो आइदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स वो उसका नेचर कहलाएगा मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मीन्स एक ही नेचर रहे, चाहे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इसके एग्जाम्पल्स किए थे क्या आपने? ये खत्म हो गया, इसके एग्जाम्पल्स किए थे क्या आपने बेटा? सर 13 क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। हाँ, बाकी और कोई तो बताने का है नहीं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 और एग्जाम्पल 13 बेटा। सर क्वेश्चन 13। अच्छा, ये रह गया है, ओके। मैं एग्जाम्पल देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 कितना है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। ठीक है। On which of the following intervals is the function f given by fx? This one is decreasing. शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, गया था बीच में। ठीक है, क्वेश्चन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन डिक्रीजिंग? इनमें से किस पे फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है, ये पता करना है मुझे, और क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इंटरवल्स हैं 0 to 1, लिख लेता हूँ मैं फर्दर रेफरेंस के लिए। 0 to 1 फर्स्ट वन, फिर कितना है π/2 से पाई, फिर दूसरा कितना है 0 to π/2, एंड नेक्स्ट इज none of these। ठीक, दिव्यांश ने तो अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा, none of these लगा दिया होगा। देखिए, फंक्शन डेरिवेटिव का निकालते हैं, इसका कितना आएगा? 100 x की पावर 99 प्लस cos x। ठीक है, ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। अब भैया पता करना है, मतलब आपको देख के पता लग गया वी कैन नॉट फाइंड द सीपी। यहाँ से सीपी तो निकलने से रहा, ये भैया ये x है, वो भी पावर 99 है, cos x है, ट्राई कर लो, निकलेगा ही नहीं सीपी। तो और दूसरी चीज, ट्रिग्नोमेट्री में सीपी निकालते भी नहीं है, सीधे सीधे इंटरवल पे दौड़ चलते हैं। जैसे इस वाले में हम इंटरवल पे नहीं जाएंगे, इस वाले में हमने इंटरवल फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे कि इंटरवल हमें देखना पड़ेगा, हर इंटरवल में वैल्यू लगा के देखनी पड़ेगी। ठीक है, 0 to पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले देख लेते हैं, 0 to 1 बाद में देखते हैं। पहले π/2 से पाई के बारे में बात करता हूँ। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x कैसा निकलेगा, बताओ? cos x का वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा। अब बात ये आती है कि भैया ये नेगेटिव है, यानी सब्ट्रैक्शन लग गया। ठीक है, इसमें क्या लग गया? सब्ट्रैक्शन। अब मतलब दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, सब्ट्रैक्शन लगेगा, तो मुझे डेरिवेटिव का साइन सोचना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, π/2 से पाई के लिए, π/2 से पाई के लिए कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली या फिर cos x बड़ी होगी? 100 x की पावर 99, 100 x की पावर 99 बड़ी होगी सर। ये वैल्यु बड़ी होगी पक्का? हाँ है ना, पक्का भैया। 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर 99। अब ऐसे देखो ना, π/2 की जब आप वैल्यू लगाओगे, यहाँ पे मेरे को ये x की वैल्यूज ही दी हैं,
मतलब x की ही वैल्यूज दी है। ये क्या किसकी वैल्यूज दी है? x की वैल्यूज दी है। क्या है x की वैल्यू? ये कितना 100, x के पास 99 है। तो ये जो पाई बाय 2 है x का वैल्यू है। आप पाई बाय 2 अगर नंबर में वैल्यू निकालोगे कितना लगाते हो? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ना है, x का ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ना है, तो ऐसे ही पाई बाय 2 लगेगा। तो पाई बाय 2 कितना होता है बताओ आप? नंबर से मतलब 3.14/2 हाँ, कितना बताया? फिर से बोलना बेटा। सर 3.14/2 अपॉन 2 क्यों कर रहा है? अच्छा पाई की वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो मतलब पाई बाय 2 है, यानी कि पाई की वैल्यू हम कितना लगाते हैं? 22/7 लगाते हैं, यानी 3.14 लगाते हैं। तो यहाँ पे 3.14, उसका आधा भी चलो कर लो, ठीक है, उसकी पावर 99 मल्टीप्लाई 100 से, तो यानी ये वैल्यू बड़ी है काफी। और cos x मैक्सिमम निगेटिव में कितना बड़ा, कितना जा सकता है? साइन और cos की वैल्यू जो वेरी करती है -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। अब मुझे नेगेटिव देखना है, तो नेगेटिव ये वैल्यू हुई, उसे हम छोड़ देते हैं। तो मेरी वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव में कितनी जा सकती है? -1 जा सकती है। इसी के बीच में भाई -0.5, इनमें से कोई वैल्यू आएगी। cos x है और ऊपर तो जाती नहीं है वैल्यू। तो कहने का मतलब कि मेरा फॉर श्योर 100% दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इन कंपैरिजन टू cos x। तो आप लिख सकते हैं, जैसे इस वाले पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए आप लिख सकते हैं एज 100x की पावर, जो हमने समझा वही लिख देंगे, इज ग्रेटर देन cos x। किसके लिए? हमारा इंटरवल फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 to सॉरी π/2 वो है पाई है। इस इंटरवल के लिए मेरा फंक्शन ये वैल्यू बड़ी होगी। तो जब ये वैल्यू बड़ी है इसके कंपैरिजन में, तो इसका मतलब डेरिवेटिव कैसा मिलेगा आपको? ग्रेटर देन 0 मिलेगा। किन के लिए? आपको इस इंटरवल के लिए ग्रेटर देन 0। तो बताइए फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? फंक्शन आ गया मेरा इंक्रीजिंग, ठीक है, यानी मुझे डिक्रीजिंग के निकालने थे, कैंसिल। ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है, ये मेरा आंसर नहीं है। अब मैं नेक्स्ट चेक कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप ये चेक करेंगे, तो बहुत ही आसान है। 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 to π/2 का मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। ये तो 0 आ रहा है। क्या 0 आ रहा है? क्या 0 आ रहा है? बोलो। अरे सर देखो, मतलब 0 to π/2 के लिए अगर हम बात करें, तो 0 to π/2 लगेगा। cos x कैसा रहेगा 0 to π/2 के लिए? पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। तो बात ही खत्म हो गई कि भैया ये पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो फंक्शन कैसा होगा इसके लिए? इंक्रीजिंग, यानी यहाँ पे भी वो डिक्रीजिंग नहीं है, यहाँ पे भी वो डिक्रीजिंग नहीं है। अब मेरा क्या बचा? 0 to 1 बचा। क्या बचा मुझे चेक करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ 0 to 1 बचा। 0 to 1 में चेक करते हैं। 0 to 1 के लिए कोई जना मुझे मतलब 0 to 1 लगेगा। तो 0 to 1 यहाँ तो नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लग जाएगा, ठीक है। 1 लगेगा तो ये कितना आएगा? 1 आ जाएगा हमारा, सॉरी 100 बन जाएगा। आप मुझे बता cos x कितना होगा? कोई जना फट से गूगल करो और मुझे बताओ cos 1 का वैल्यू कितना होगा? cos 1 सर्च करना। cos 1 का वैल्यू बताओ। देखिए है क्या चीज ना, यहाँ पर है क्या चीज, है क्या सिस्टम? सर 0.5 0.5 आ रहा है। यस सर cos 1 is equals to 0.5। यस सर 504 हाँ कुछ अलग आएगी। 5 का तो मतलब हो गया 1.2, 1.2 का मतलब 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री थोड़ी ना है, चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये आप ये समझ आया cos 1 पे वैल्यू ऐसी क्यों आ रही है क्या चीज? जब मैं मतलब मेरे को जब वैल्यू लगानी है और 1 लगा रहा हूँ, तो 1 cos 1 क्या बन गया एक्चुअली? 1 क्या रीड करेगा यहाँ पे बताइए? मतलब होता क्या है, जैसे पाई है, मैंने पाई जब x की जगह यहाँ लगाऊंगा पॉलिनोमियल में,
तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 यानी 3.14 होता है अगर मैं पॉलिनोमियल में लगाऊंगा। यही पाई अगर मैंने कॉज में लगाया, एक ही क्वेश्चन एक ही फंक्शन में दोनों जगह वैल्यू वेरी कर रही है, यहाँ पाई लगा रहा हूं तो क्या लगेगा, फर्दर सिंप्लीफिकेशन में 22/7 यानी 3.14 लगेगा। यहाँ पाई लगाऊंगा तो वो 180 डिग्री का काम करेगा। सेम पाई सेम वैल्यू, अलग अलग नहीं लग रहा कि एक बार 180 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री नहीं होगा, होगा क्या आप खुद बताओ। यहाँ जब पाई लगाओगे तो 180 डिग्री लगाओगे, नहीं, आपको खुद पता है यहाँ पे कितना लगाते, 3.14 पाई का वैल्यू पड़ा है पॉलिनोमियल्स के लिए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के लिए वही पाई किसका काम करेगा, 180 डिग्री का। तो कहने का सेंस एक ही लाइन में एक ही वैल्यू दो अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग काम करती है। इसी तरीके से ये 1 है ना, ये 1 जो काम करेगा जब यहाँ लगेगा cos 1 तो एक्चुअली बन जाएगा वो cos 1 रेडियन। ठीक है, क्या बन जाएगा वो 1 रेडियन बन जाएगा। ठीक है, अब एक काम और करो, 1 रेडियन का वैल्यू निकालो डिग्रीज में, बताओ कितना होता है 1 रेडियन डिग्रीज में। गूगल कर लो, इतना देर उसमें वैसे कन्वर्ट करना भी आता है, गूगल कर लो जल्दी आ जाएगा। 1 रेडियन का वैल्यू बताओ डिग्रीज में। 57.29 57.2 डिग्रीज है ना। ठीक, देखिए वेरिफिकेशन भी देखना, मतलब ये चीज समझना भी। ये 57.2 डिग्रीज में आया 1 रेडियन। अब 60 डिग्री इसके क्लोज है, 60 डिग्री है ना, तो cos 60 कितना होता है बताइए, cos 60 कितना होता है, 1/2 cos 60 होता है 1/2। 1/2 का मतलब 0.5, 1/2 होता है, 1/2 का मतलब हुआ 0.5। तो 57.2 इज वेरी क्लोज टू 60, 60 के क्लोज है, तो उसका वैल्यू भी देखिए, हमारा cos जो 60 डिग्री होता है उसका वैल्यू होता है 0.5, और cos 1 यानी कि ये असल में कितना है, cos 57.2 डिग्री का वैल्यू है 5.04। इट इज वेरी क्लोज टू दैट वैल्यू ऑल्सो, आप देख सकते हैं उसी के क्लोज है। ठीक है ना, तो इसका मतलब मेरे को जो 0 to 1 बोला था वो डिग्रीज में एक्चुअली 0 to 57 या 60 डिग्री अप्रॉक्स समझ लो। अप्रॉक्स समझने के लिए भैया वो उसी के क्लोज है, 57 डिग्री या 60 डिग्री में नेचर का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएंगे, तो आप 57.2 ही लिख लो चाहो तो अब मेरे को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो इसका मतलब मेरे को कहाँ देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही देखना था। असल में कहाँ से कहाँ तक देखना था, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही देखना था। मींस 0 to 1 जब यहाँ वैल्यू लगेगी तो 1 जो काम करेगा वो रेडियन का करेगा। ठीक है, अब वैल्यू बढ़ती चली जाएगी 0.5, तो आप डायरेक्ट 1 पे देख सकते हैं 1 इट इज। आप 57 याद ना रहे, मेरे को वैल्यू लगाना ही नहीं है, मेरे को तो नेचर निकालना है। 57 याद ना रहे, आप कहो इट इज वेरी क्लोज टू 60, अपने माइंड में सेट कर लो कि 60 के क्लोज है 1 का वैल्यू। तो cos 1 जो होगा, cos के लिए नहीं सभी के लिए 1 रेडियन का वैल्यू इट इज वेरी क्लोज टू 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री के क्लोज होता है, तो नॉट फॉर cos दैट इज फॉर ऑल। तो 1 हो गया 60 डिग्री, तो यानी 0 से लेकर 60 डिग्री तक का आपको इंटरवल पे इसका नेचर चेक करना है। तो cos x कैसा रहेगा अगेन इस इंटरवल के लिए, पॉजिटिव, डिक्रीजिंग तो कहीं आया ही नहीं, इसके लिए भी इंक्रीजिंग है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बना 0 to 60 डिग्री, तो इसके लिए भी मेरा cos x कैसा होता, पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव चलेगा ही चलेगा, यानी तीनों पे इंक्रीजिंग निकल कर आया। तो दिव्यांश का आंसर बिल्कुल ठीक है और वो आंसर है नन। मैंने कहा था ना दिव्यांश ने पहले ही नन पे टिक कर दिया है, तो दिव्यांश का आंसर बिल्कुल ठीक है। कैमरा ऑन होता तो दिव्यांश की मुस्कुराहट भी देख सकते थे आप लोग। पूछिए बेटा, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। आप इसको वर्किंग, मैंने जैसे एक दिखाया ना वैसे ही आप दिखाना, जानते हैं आप, फिर भी मैं बता देता हूँ। आप लिखोगे फॉर 0 to 1 cos x, ये पूरा फंक्शन लिख देना, ये पहले cos x को बताना, cos x प्लस दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0, आप लिख देंगे कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0 यानी फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। सेकंड पार्ट लेंगे, सेकंड पार्ट में क्वाड्रेंट सिस्टम लगेगा, तो आप कहोगे
ये मैंने कराई है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव में अब मुझे ये देखना पॉजिटिव कहाँ होगा, मतलब दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू होगी, ये बड़ी है तो इसका मतलब ये a माइनस बी है, a बड़ा है तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आपको इंटरवल वाइज चेक कराना था इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, कोई डाउट? समझ आ गया बेटा, कुछ पूछना तो नहीं है? अब जरा लिख लीजिए जो क्वेश्चंस आपने करके लेकर आने हैं। एक तो एग्जाम्पल 13 करना, ठीक है, फिर आप करोगे एग्जाम्पल 47, एग्जाम्पल 47, 13 के बाद 47 करना, सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बता रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल 48, ठीक, देन मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, नोट करते चलो, मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, 7, बस। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने को दिए हैं। जैसे आप जानते हो मिसलिनियस में भी आपके रिपीट करते हैं क्वेश्चंस, मतलब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और पूरा चैप्टर का कंक्लूजन होता है। तो मैंने एक तो एग्जाम्पल 13 दिया, फिर गैपिंग इसलिए आ गई क्योंकि बीच में और टॉपिक आ गए, फिर मैं पहुंच गया मिसलिनियस एग्जाम्पल पे। तो मिसलिनियस एग्जाम्पल करना जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, हम पहले ये टॉपिक पूरा निपटा लेते हैं, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं ये एक्सरसाइज कर लिया अब हमने, अब इसके साथ साथ लगे हाथ हम मिसलिनियस की भी निपटा लेते हैं इसी टॉपिक की, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के मिसलिनियस के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एग्जाम्पल्स 47 जो भी बोला था मैंने, वो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बताए वो, तो उनको कल हम डिस्कस करके फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, लेकिन मिसलिनियस से भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस पिक करके हम कर लेंगे, वो मैंने आपको बता दिए हैं जो जो क्वेश्चंस मैंने बोले थे अभी। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं होगा कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।